नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में। तो दोस्तों, यह हमारी कर्तव्य सीरीज की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम रोजाना उत्तराखंड, हिंदी, सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर और करंट अफेयर से संबंधित जो 30 प्रश्न हैं तो उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पढ़े वहीं जो एग्ज़ाम के लिए है सही। तो यानी केवल यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की जाती है जो आगे के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी का हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, गोस्वामी तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास और रसखान। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि की भाषा का सदुक्कड़ी कहा, और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कबीरदास। गा को यानी जो कबीरदास जी हैं तो इनकी भाषा को यहाँ पर पंचमेल खिचड़ी सदुक्कड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है किसने बोला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और कबीरदास जी की बात करें तो यह मुख्य क्या है, निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं, निर्गुण संप्रदाय से संबंधित हैं। यानी ईश्वर का जो निराकार रूप है तो ईश्वर का निराकार रूप में ये पूजा करते हैं, मानते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है। तो यहाँ पर निर्गुण संप्रदाय से ये संबंधित हैं और प्रवर्तक हैं। इनके जन्म की बात करें तो 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर इनका जन्म माना जाता है। इनके गुरु रामानंद थे और इनकी पत्नी का नाम लुई और पुत्र का नाम कमाल था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके लिए क्या कहा है कि कबीरदास क्या थे, वाणी के एक डिक्टेटर थे। तो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके अलावा श्याम सुंदर दास जी हैं जिन्होंने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, यानी विभिन्न भाषाओं से बनी हुई। तो कबीर की भाषा को क्या कहा है, पंचमेल खिचड़ी कहा है। और इनके जो शिष्य थे तो उनके द्वारा यहाँ पर जो इनके वाणी या इनके जो विचार थे तो उनका उन्होंने संग्रह बनाया और उसको बीजक नाम दिया। इसमें तीन मुख्य भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। तो तीन प्रमुख इसके भाग हैं और यहाँ पर ये तीनों वैसे काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कबीरदास वाणी के डिक्टेटर किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। पंचमेल खिचड़ी कबीर की भाषा को किसने कहा, श्याम सुंदर दास। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है बीजक है जो इनके शिष्यों के द्वारा रचा गया था। तो इनमें तीन भाग है, साखी, शबद और रमैनी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव के आधार पर या जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो जीव या जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, 2, 3, 4 या 6। तो इसका सही आंसर है बी, यानी 3 प्रकार से यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः जीव के आधार पर किया जाता है। और यह वर्गीकरण है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यानी जब हम बोलते हैं तो यहाँ पर विभिन्न उच्चारण स्थान होते हैं और हमारे जो विभिन्न अंग हैं तो उनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण की बात की जा रही है तो 3 प्रकार से होता है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्रस्वर की बात करें तो इसमें मुख्यतः जीव का जो अग्र भाग होता है उसका प्रयोग होता है और इससे बनते हैं ई, ए। तो यहाँ पर ये जो स्वर है हमारे ई, ए। और मध्य स्वर ओ, तो यह जो जीव के आधार पर मध्य भाग इसमें प्रयोग होता है जीव का। पश्च स्वर की बात करें तो आ, उ, औ और ओ। तो ये हमारे क्या हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं जिसमें जीव का पश्च भाग प्रयोग होता है उच्चारण करते समय। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, आपको 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। और कई बार यहाँ पर पूछा जाता है निम्न में से कौन सा अग्र स्वर नहीं है, मध्य स्वर नहीं है जीव के आधार पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा संवृत स्वर है। तो निम्न में से कौन सा संवृत स्वर है, ओ, ए, ई, आ। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है तो संवृत स्वर यहाँ पर है सी, यानी ई। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर, तो मुख यहाँ पर मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है। विवृत यानी
मुख पूरा खुला रहता है तो इसमें आ, जैसे आ बोलते हम तो विवृत यानी पूरा मुंह खुला रहता है उच्चारण करते समय। इसके बाद अर्ध विवृत यानी हाफ ओपन रहता है इसमें, और इसमें आते हैं औ, ए, औ और औ। तो यहाँ पर हाफ ओपन में मुख्यतः औ, ए, औ और औ। तो ये चार प्रमुख स्वर का उच्चारण अर्धविवृत यानी हाफ ओपन रहता है। इसके बाद अर्ध संवृत की बात करें तो यानी आधा बंद रहता है मुंह, ए, ओ। तो आप बोल के भी इनको देख सकते हैं या उच्चारण करके देख सकते हैं, ए, ओ। तो यहाँ पर जो मुंह रहता है तो आधा बंद रहता है। इसके बाद सवृत स्वर है यानी मुख्यतः मुंह बंद ही रहता है, ई, उ, ऊ। तो ये चार प्रमुख स्वर हैं तो इनमें मुख्यतः जो उच्चारण करते समय मुख बंद रहता है तो ये सवृत स्वर कहलाते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से सगोष व महाप्राण व्यंजन है। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा सगोष और महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण का मतलब होता है जिसमें उच्चारण करते समय ज़्यादा हवा निकले, उच्चारण करते समय यहाँ पर हवा अधिक आए। दूसरा सगोष जिसमें कंपन भी हो, बोलते समय यहाँ पर स्वर यंत्रों में कंपन हो, वह सगोष वर्ण कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है शौ, शौ, शौ और ह। तो यहाँ पर तीनों सा और हा। तो इसका जो सही आंसर है कि सगोष और महाप्राण व्यंजन है तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी ह। तो यह क्या जो चारों वर्ण हैं तो यह उष्म और या संघर्षी व्यंजन इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर इनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर उष्म या संघर्षी व्यंजन इनको कहा जाता है। शौ तालव्य होता है और अघोष होता है। शौ मूर्धन्य अघोष, और सा क्या होता है दंतमूल यानी जो उच्चारण स्थान होता है, और लेकिन यह भी अघोष होता है यानी स्वर यंत्रों में कंपन नहीं होता है। केवल हा जो ह वर्ड है तो यह कंठ के अंदर स्वर यंत्र यानी यह जो ह है तो यह सगोष होता है, और मुख्यतः इसका उच्चारण स्थान कंठ के अंदर है। यह स्वरयंत्रीय भी इसको कहा जाता है। और ये जो सभी वर्ण हैं तो ये महाप्राण होते हैं, तो यानी इनमें इनका उच्चारण करते समय हवा अधिक निकलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है और हिंदी का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से सगोष व्यंजन है। तो निम्न में से कौन सा सगोष व्यंजन है यानी उच्चारण करते समय स्वर यंत्रों में कंपन, या, व, र और सभी। तो यहाँ पर सगोष व्यंजनों की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर है डी यानी ये जो या, व, रा हैं तो इसमें सभी सगोष हैं। और ये सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजनों की बात करें या, रा, ला, व, तो उच्चारण इनका जो उच्चारण स्थान है तो या का है तालु यानी तालव्य भी कहा जाता है इसे। रा की बात करें और ला ये दंतमूल होते हैं या वट्स भी इनको कहा जाता है। व दंतोष्ट होते हैं यानी दांत और ओष्ठ ओंठों का इसमें प्रयोग होता है। इसके बाद ध्वनिया तो या अर्धस्वर और रा को लुंठित भी कहा जाता है और ला पार्श्विक होता है। और या और वा तो इनको अर्धस्वर कहा जाता है कि ये इनको बोलते समय या व तो इनको बोलते समय स्वर सा आभास होता है यानी उच्चारण करते समय ये स्वर से प्रतीत होते हैं लेकिन होते हुए वैसे व्यंजन है, तो इसके लिए इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। या और वा यह ध्यान रखना आपको काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद घोष या प्राणत्व की बात करें तो सभी यहाँ पर सघोष होते हैं यानी बोलते समय उच्चारण करते समय स्वर यंत्रों में कंपन होता है, और ये सभी अल्प प्राण होते हैं या, र, ल, व। तो यानी इसमें हवा बोलते समय उच्चारण में हवा कम निकलती है। अब इसके बाद हमारा उत्तराखंड है। पहला प्रश्न है इसमें, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी है। तो उत्तराखंड हिस्ट्री का यह प्रश्न है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति। तो हम जब उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल प्रारंभ करते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहला जो राजवंश आता है वह आता है कुणिद। तो यहाँ पर कुणिद वंश यहाँ पर क्या है उत्तराखंड पर प्रथम राजनीतिक शक्ति है जिसने यहाँ पर शासन प्रारंभ किया। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। कुणिदों की बात करें तो प्रथम राजनीतिक शक्ति है। इनकी मुख्यतः जानकारी हमें मुद्राओं से मिलती है, और यह भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा राजवंश है जिसका संपूर्ण इतिहास मुख्यतः मुद्राओं से आधारित या मुद्राओं पर आधारित है, मुद्राओं से लिखा गया है। तो यह भी हमारा कुणिद वंश हो जाएगा। इसके बाद शासन काल की बात करें तो 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक
यहाँ पर जो कुनिंद राजवंश है तो इसका शासनकाल माना जाता है मुख्यतः यशवंत कटोच के जी के आधार पर। इसके बाद यहाँ पर शक्तिशाली शासक की बात करें तो अमोघ बोधि नामक जो शासक होते हैं तो वह काफ़ी इसमें शक्तिशाली होते हैं और उनका जो शासन क्षेत्र है वह सतलज नदी के तट तक विस्तृत होता है। यानी जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र भी है पश्चिमी भाग, तो हिमाचल का क्षेत्र भी यहाँ पर इस राज्य कुनिंद राज्य के अंतर्गत होता है। इसके 5 अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं जिसमें 4 भरूच से यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र से और एक अभिलेख यहाँ पर मथुरा के क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौरव काल में निम्न में से किस प्रकार की भूमि उपलब्ध थी। तो पौरव काल में निम्न में से कौन सी भूमि उपलब्ध थी। पहला ऑप्शन केदार, दूसरा सारी, तीसरा का व खा दोनों और अंतिम है वटक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी का और खा। तो यहाँ पर केदार और सारी भूमि का उल्लेख मिलता है पौरव काल में। दूसरा यह राजवंश है हमारे उत्तराखंड में कुनिंदों के बाद प्रमुख बड़ा राजवंश है जो ब्रह्मपुर राज्य में शासन करता है। और यहाँ पर तालेश्वर ताम्रपत्र अल्मोड़ा से प्राप्त होता है तो यह भी पौरव वंश से संबंधित है। संस्कृत में लिखा हुआ है, पूछा जाता है और 1915 में इसकी खोज की जाती है। पौरव वंश के संस्थापक की बात करें तो विष्णुवर्मन प्रथम इसमें शासक का पता चलता है जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। इनके कुल देवता वेणेश्वर स्वामी जो भगवान शिव माने जाते हैं उन्हीं के रूप। तो यहाँ पर कुल देवता वेणेश्वर स्वामी हैं। और भूमि की बात करें तो 2 प्रकार की भूमि का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है जिसमें केदार भूमि जो कि सिंचित भूमि थी और सारी भूमि। तो सारी भूमि यहाँ पर क्या थी, असिंचित भूमि थी। यानी 2 प्रकार की मुख्यतः भूमियों का वर्गीकरण पौरव वंश में किया गया था। और इसके अलावा यहाँ पर जो वटक है तो वटक यहाँ पर तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानों के लिए कहा गया है। तो यानी जो बगीचे थे तो उनके लिए यहाँ पर वटक शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस कार्तिकेयपुर शासक को सूर्य के समान प्रकाशवान एवं कर्ण से अधिक दानदाता कहा गया है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश यहाँ पर उत्तराखंड का प्रथम ऐसा राजवंश है जिसे यहाँ पर प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी माना जाता है। तो यानी प्रथम राजवंश ऐसा है जिसकी संपूर्ण जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पद्मदेव। तो पद्मदेव को यहाँ पर सूर्य के समान प्रकाशवान और कर्ण से अधिक दानदाता कहा गया है। ललितसूर सबसे अधिक शक्तिशाली शासक होने का यहाँ पर जानकारी मिलती है। उसके अलावा सुभिक्ष राज की बात करें तो सुभिक्ष राज यहाँ पर इसके अंतिम शासक रहते हैं जो कि जोशीमठ या जो कार्तिकेयपुर राजधानी का वर्णन मिलता है तो वहाँ पर इनकी राजधानी तो माना जाता है। इसके बाद सुभिक्ष राज के जो वंशज रहते हैं उनके द्वारा यहाँ पर राजधानी को कत्तूर घाटी यानी बैजनाथ के क्षेत्र में ले जाया जाता है। और उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है जिसकी स्थापना बसंत देव के द्वारा की जाती है चमोली के क्षेत्र में। अब इसके बाद यहाँ पर देशद देव के पुत्र रहते हैं जो पद्मदेव हैं और इनके अलावा एक और काम किया गया था और ये भी पूछा जाता है पद्मदेव के द्वारा यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान करने का भी उल्लेख मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मणकोटी राजवंश का उत्तराखंड के किस भाग में शासन करने की जानकारी प्राप्त होती है। तो यह छोटा सा राजवंश है और जब हम देखते हैं यहाँ पर पश्चिमी नेपाल से यानी जो अशोक चल का आक्रमण होता है तो उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड में बहुराजकता छा जाती है। विभिन्न छोटे छोटे राजवंश हमें देखने को मिलते हैं, कोई बड़ी महाशक्ति यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो इसका जो मणकोटी राजवंश रहता है इसी क्रम में उदय होता है और यह जो गंगोली हाट के क्षेत्र पिथौरागढ़ में तो मणकोटी राजवंश यहाँ पर शासन करता है। तो इसका सही आंसर क हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है पहला ऑप्शन चंद शासक सोमचंद। तो बिल्कुल यह सुमेलित है। चंद शासक की स्थापना सोमचंद के द्वारा की जाती है, झूसी से आते हैं। उसके बाद यहाँ पर सुई के किले का विस्तार किया जाता है और चंद वंश की स्थापना की जाती है कुमाऊं के क्षेत्र में। दूसरा रेशम वस्त्र उत्पादन है इंद्रचंद। तो ये भी चंदवंशीय शासक हैं और इन्हीं के द्वारा रेशम से संबंधित उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं। इसके बाद है हुड़ेती ताम्रपत्र। तो हुड़ेती ताम्रपत्र भारतीय चंद से संबंधित है और सीरगढ़ का किला तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घा यानी सीरगढ़ का किला रुद्रचंद से संबंधित है, न कि बालू कल्याण चंद से संबंधित। तो यहाँ पर जो हुड़ेती ताम्रपत्र है भारतीय चंद से संबंधित है 1451 का और इसमें एक गांव दान देने का वर्णन भी इसमें किया गया है। सिरगढ़ का किला रुद्रचंद के द्वारा निर्माण किया गया। उनका जो सेनापति थे पुरुषोत्तम पंत या पुरखू पंत भी माना जाता है, जो कि यहाँ पर 1481 में जो युद्ध होता है गढ़वाल शासक के साथ तो उसमें यहाँ पर
पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है, बलभद्र शाह के साथ होता है, तो उसमें पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है। तो सिरगढ़ का किला भी पुरुषोत्तम पंत के द्वारा यहाँ पर निर्मित किया गया था रुद्रचंद के काल में। तो मुख्यतः यहाँ पर जो शासक रहता है तो उसको कुछ भी निर्माण किया जाता है तो मुख्यतः श्रेय यहाँ पर शासक को दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि फॉरेंस ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ। तो फॉरेंस ग्रीवेंस कमेटी के गठन की बात करें तो इसका सही आंसर है खा। तो यहाँ पर 1911 से देखते हैं हम 17 के बीच यहाँ पर काफ़ी वन आंदोलन होते हैं और लगातार यहाँ पर जो यहाँ की जनता थी वनों को बचाने की बात करती है, वनों पर अपने अधिकारों की बात करती है। और उसके बाद यहाँ पर जब बागेश्वर में 1921 का आंदोलन होता है, यहाँ पर भूमि जो कुली बेगार आंदोलन होता है तो उससे संबंधित रजिस्टर वगैरह सब यहाँ पर बहा दिए जाते हैं। और लगातार यहाँ पर यहाँ की जो जनता है तो वनों पर अपने अधिकारों की मांग कर रही होती है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर ब्रिटिश शासन के द्वारा फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया जाता है, जो कि 13 अप्रैल 1921 में यहाँ पर किया जाता है। तो इसका बी सही आंसर है। और इसके मुख्यतः जो जनता में वन कष्ट थे, जो उनके अधिकारों की बात थी, तो उसके बारे में जानना था। और इसके अध्यक्ष पी विंडम थे और इसने अपनी रिपोर्ट 28 अक्टूबर 1921 में दी। और इसी जो यह कमेटी थी, इसी की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर ही यहाँ पर राज्य में वन पंचायतों की भी स्थापना की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सुमेलित है, तो इसमें कौन सा सुमेलित है। पहला ऑप्शन नंदा देवी मेला भाद्रपद अष्टमी, दूसरा आषाढ़ी कौतिक मेला रक्षाबंधन, तीसरा है पितृतीर्थ रुद्रनाथ और डी है इसमें सभी। तो नंदा देवी मेला भाद्रपद अष्टमी को लगता है, बिल्कुल सही है। आषाढ़ी कौतिक मेला रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है देवीधुरा में। पितृतीर्थ के रूप में रुद्रनाथ को यहाँ पर विशेष रूप से माना जाता है। और यानी डी यानी ये आंसर क्या है, सभी जो यहाँ पर ये सब मिले हुए हैं यानी सुमेलित हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। तो दिखनौरी प्रथा यानी सगाई को कहा जाता है और मुख्य रूप से यह जौनसारी समाज में देखने को मिलती है। तो इसका ये दिखनौरी जो प्रथा है तो यह मुख्यतः हमें थारू समाज में देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो थारू समाज में देखने को मिलती है सगाई को दिखनौरी प्रथा इसमें कहा जाता है। इसके अलावा जो थारू है इसे मलेरिया प्रूफ जनजाति भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम तराई के क्षेत्र में देखते हैं प्राचीन काल से लगातार यहाँ पर मलेरिया फैलता है, लेकिन यहाँ पर जो थारू जाति थी तो इसका यहाँ पर विकास होता है और मलेरिया से यह जनजाति काफ़ी कम प्रभावित होती है। इस कारण से मलेरिया प्रूफ जनजाति भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर उरारी शब्द का प्रयोग इनके द्वारा तलाक के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा सुमेलित नहीं है, तो इसके बाद जीएस के क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति, दूसरा अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, तीसरा है अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की शर्तें और अंतिम है अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया। तो यहाँ पर 52 बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है संविधान में। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है जो कि मुख्यतः राष्ट्रपति के अधीन होती है। तीसरा अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति पद की शर्तें, तो ये यहाँ पर गलत है। बाकी 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, तो इसका सी आंसर है। और इसमें निर्वाचन की अहर्ताएं रखी गई, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, उसकी योग्यताएं क्या होंगी, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 45 है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन किस वाद में किया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, दूसरा मिनर्वा मिल्स 1980, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1922 और अंतिम है एन के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। तो इसका सही आंसर है ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो इसमें संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन उच्चतम न्यायालय ने किया और यहाँ पर लगातार मूल अधिकारों से संबंधित या उनमें संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन की बात की जा रही थी सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय कहता है कि चाहे आप किसी भी प्रकार से संशोधन करें तो आप यहाँ पर संविधान के मूल ढांचे को, जो मूल ढांचा है या मूल खाका है, तो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर परिवर्तन करते हैं तो उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार होगा कि अगर वो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है तो उच्चतम न्यायालय उस जो अधिनियम है तो उसको यहाँ पर रद्द कर सकता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर निर्णय दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था।
तो भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ? पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल, दूसरा बम्बई प्रेसिडेंसी, तीसरा तत्कालीन मध्य भारत और अंतिम है पंजाब। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर खा यानी सेकंड है, बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका संविधान सभा में निर्वाचन किया गया था। तो इसके अलावा इनका जो प्रारंभिक चुनाव होता है, यानी जब 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और उसके बाद चुनाव होते हैं, तो इनका जो मुख्य चुनाव हुआ था बंगाल के पूर्वी भाग से किया गया था। लेकिन 1947 में भारत का विभाजन होता है, पाकिस्तान अलग बनाया जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर जो बम्बई की पूना प्रेसिडेंसी है, तो उसके M.R. जयकर के द्वारा यहाँ पर त्यागपत्र दिया जाता है और उनके त्यागपत्र के बाद यह सीट खाली होती है, जिसके बाद यहाँ पर उपचुनाव होते हैं और दोबारा से भीमराव अंबेडकर को पूना प्रेसिडेंसी से चुना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तराखंड। तो यहाँ पर जो नीलगिरी पर्वतमाला है, तो इसका सही आंसर है क, तमिलनाडु। इसके अलावा यह जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। 3 राज्यों में मुख्यतः हमें देखने को मिलती है और पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु भी है। तो इसमें पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु पर ये पर्वतमाला नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है। सर्वोच्च शिखर की बात करें नीलगिरी पर्वतमाला का, तो दोदा बेटा इसका सर्वोच्च शिखर है, 2637 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा। और दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात करें, क्योंकि यह मुख्यतः साउथ की पर्वतमाला है, तो अनायमुड़ी यहाँ पर साउथ की सबसे बड़ा या सर्वोच्च शिखर भी है, जो कि 2695 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है और यह अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन गोवा, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक और अंतिम है केरल। तो इसका सही आंसर है सी यानी कर्नाटक। तो कर्नाटक की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से 8वां राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां राज्य और सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ के रूप में IT पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के रूप में इसे जाना जाता है। तो कर्नाटक को IT पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और सिलिकॉन वैली है बंगलुरु में। तो सिलिकॉन वैली भी बंगलुरु में स्थित है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह इतिहास से है कि निम्न में से किसका प्राचीन में भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध किसका नहीं है? पहला ऑप्शन धन्वंतरी, दूसरा भास्कराचार्य, तीसरा चरक और अंतिम है सुश्रुत। तो धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत ये तीनों क्या हैं? आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित हैं, ज्ञाता हैं। तो इसमें बी सही आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य। तो ये खगोलविद थे। तो धन्वंतरी की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और ये आयुर्वेद के प्रकांड पंडित थे। चरक की बात करें तो आयुर्वेद के विद्वान रहते हैं, कनिष्क के राजवैद्य भी रहते हैं और चरक संहिता नामक रचना भी इनके द्वारा की जाती है। इसके बाद सुश्रुत की बात करें तो ये राजवैद्य भी थे और आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे। इसके अलावा जो भास्कराचार्य जी थे तो ये प्रख्यात खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। तो इसका सही आंसर है भास्कराचार्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर 1991 से लगातार जो अयोध्या विवाद था वह हमें देखने को मिलता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 2019 में। उसके बाद राम मंदिर बनना प्रारंभ होता है। तो यहीं पर जो बाबरी मस्जिद थी, जो विवादित ढांचा था, तो विवादित ढांचे का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर जो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद थी तो उसका निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा निजामुल मुल्क और अंतिम है मीर बांकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर बांकी यानी घा। यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद है मुख्यतः बाबर के काल में बनाई गई थी। बाबर का सेनापति था मीर बांकी, तो मीर बांकी के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन जो यहाँ पर मुख्यतः निर्माण करवाया जाता है तो मीर बांकी के द्वारा करवाया जाता जो बाबर का सेनापति था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो पहला ऑप्शन V.A. स्मिथ, दूसरा JN सरकार, तीसरा A.L. श्रीवास्तव और अंतिम है कोई नहीं। तो किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा है? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी A.L. श्रीवास्तव। तो इनकी एक पुस्तक है मुगलकालीन भारत, तो इसमें इन्होंने मुगल काल को भारत का स्वर्ण काल कहा है। केवल वास्तुकला की दृष्टि से अन्य विद्वानों के द्वारा यह माना जाता है। तो शाहजहां का जो काल है केवल वास्तुकला की दृष्टि से यहाँ पर अन्य विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, बाकी अन्य विद्वानों से यहाँ पर शाहजहां के काल को स्वर्ण काल स्वीकार नहीं करते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर जो दो अन्य विद्वान हैं यानी अन्य इतिहासकार हैं, जे.एन. सरकार और वी.ए. स्मिथ, तो ये दोनों इसे समानता नहीं रखते हैं, वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा एक इतिहासकार आर.एस. शर्मा हैं, उनके द्वारा यह समर्थन दिया जाता है और इसको शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्णकाल माना जाता है, यानी जो ए.एल. श्रीवास्तव की थ्योरी है तो उसको वह स्वीकार करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित कि कंप्यूटर प्रणाली की विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। तो इसका सॉकेट, स्लॉट्स, बाइट, वेब, तो इसका सही आंसर है बी, स्लॉट्स। यानी जो कंप्यूटर प्रणाली है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं स्लॉट्स के माध्यम से, जिसमें जो रैम होती है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता है इंकजेट प्रिंटर में, स्मार्टफोन में, कंप्यूटर माउस में, और नेक्स्ट ऑप्शन है रेसिंग कार में। तो जो गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग नहीं होता है तो यह होता है कार में इंकजेट प्रिंटर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीआई प्रदर्शित करता है डॉट पर इंच, डिजिट पर यूनिट, डॉट पिक्सेलिंग और डायग्राम पर इंच। तो यहाँ पर डीपीआई प्रस्तुत करता है को यानी डॉट पर इंच। तो डीपीआई डॉट्स पर इंच, 1 इंच लंबाई में डॉट्सों की संख्या यानी जो बिंदु रहते हैं उनकी संख्या कितनी है, जो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में मापी जाती है। तो प्रिंटर और मॉनिटर में आउटपुट की गुणवत्ता को दर्शाता है। तो जितने डॉट अधिक होंगे उतनी उसकी गुणवत्ता अधिक होगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल की संख्या को कहा जाता है रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट और मॉनिटर। तो इसका सही आंसर है रेजोल्यूशन। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया जो पिक्सेल होता है तो उसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो इसका का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है यूपीएससी के सदस्य नियुक्त किया गया है दिनेश दासा को। इसका सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के.एन. सांता। तो के.एन. सांता को यहाँ पर हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। चीन, मैक्सिको, अर्जेंटीना और जापान। तो इसका सही आंसर है सी, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के साथ यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो पहला मुंबई, दूसरा वाराणसी, तीसरा नई दिल्ली और भोपाल। तो इसका सही आंसर है बी, वाराणसी में हाल ही में यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल था तो उसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया। तो इसका सही आंसर है बी, 30 सितंबर को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे हमारे कर्तव्य सीरीज की दूसरी वीडियो। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी इसकी PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी आप बने रहें चैनल में। धन्यवाद।